आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को तस्लीम किया अक़लियती दर्जे की हकदार। 3 जजों की नई बेंच को सौंपा मामला, दर्जा नए सिरे से होगा तय। आर्टिकल 370 पर सियासत तेज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शुरू की 1 माह की न्याय यात्रा। तालिबान अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते मजबूत करने के ख्वाहिशमंद। दहशतगर्दों की फहरिस्त से नाम हटाने का किया मुतालबा। और सऊदी अरब में कुदरत का करिश्मा, अल-ज़ौफ़ में भारी बारिश और ओले गिरने के बाद बर्फबारी, पहली बार पड़ी बर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जे की हकदार तस्लीम करते हुए ये मामला 3 जजों की आईनी बेंच के पास भेज दिया है। अदालत उज़्मा ने 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे मरकज़ी कानून के तहत बनाया गया था। जुमे को 7 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने 4-3 की अक्सरियत से कहा कि मामले के अदालती रिकॉर्ड को सीजीआई के सामने रखा जाना चाहिए ताकि 2006 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जवाब तय करने के लिए नई बेंच कायम की जा सके। एएमयू समेत मुख्तलिफ हलकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अजीज बादशाह ने यह कहा था कि अगर एक कानून के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है तो इसका मतलब माइनॉरिटी नहीं है। वो अगर कानून के तहत हुआ है तो वो फाइंडिंग ओवररूल हो गई है, क्योंकि शहजान जी ने कहा अगर एस्टैब्लिश अगर हुआ है, अगर खत हैं, लेटर्स हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस ये था कि वो माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन लाए, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। और ये जरूरी नहीं है कि बस माइनॉरिटीज हो उसमें या माइनॉरिटीज की लैंग्वेज बस हो उसमें, वो सब जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज उसका मेन पर्पज हो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए तो वो काफी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी का मामला वो अब आगे की रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी। ये एक रेफरेंस आया था, इसमें इनको ये डिसाइड करना था कि अजीज बादशाह का जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 5 जजेस ने, क्या वो करेक्ट था या वो करेक्ट नहीं था। एक तो ये इशू था और दूसरा ये इशू था सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कि इंडीसिया क्या होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए। व्हाट शुड बी द इंडीसिया, किन्होंने उसको एस्टैब्लिश करा, किसने उसके अंदर फंड्स दिए, किसने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, वो सब चीजों को कोर्ट ने आज डिसाइड करा है। और उसमें उन्होंने ले डाउन करा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अगर माइनॉरिटी बनाया जाए तो उसके लिए आर्टिकल 30-31 की जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि माइनॉरिटीज को अपना एस्टैब्लिश करने का अख्तियार है, वो प्री इंडिपेंडेंस डे के जो यूनिवर्सिटीज जो बनी है उसके लिए भी उन्होंने उसको माना है कि वो भी उनके लिए भी अप्लाई होने चाहिए वही प्रिंसिपल्स। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज ने बनाई हैं उनको अपना अख्तियार होगा बनाने का, उसको चलाने का। और ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन मामला था जिसके अंदर वो माइनॉरिटी का मामला उसका अटक रहा था, वो एक अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 5 जजेस का, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बनी थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब चीजें जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाने वाली बात जो है उसके अंदर रह गई थी, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। और ये रेफरेंस के बाद अब ये नॉर्मल कोर्ट के सामने ये रेफरेंस के जितने भी इश्यूज डिसाइड हुए हैं नॉर्मल कोर्ट के सामने जाएंगे और वो उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी के मामले को, एएमयू के मामले को भी उसको डिसाइड करेंगे इस रेफरेंस की लाइट में। एक चीज और पूछना चाहूंगा, एएमयू को लेकर जो भी पूरा माइनॉरिटी मामला रेगुलर बेंच सुनवाई करेगा, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया भी रखा जाए, क्राइटेरिया भी होगा जो है तय करेगा कि माइनॉरिटी दर्जा दिया जाए ना दिए, क्राइटेरिया क्या होगा, क्या कुछ उसमें? देखिए क्राइटेरिया वही है, इंडीसिया उसमें यही बोला गया था, व्हाट विल बी द इंडीसिया फॉर डिसाइडिंग अ इंस्टीट्यूशन टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे क्या मकसद था, किन लोगों ने बनाया उसको, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज से, और किन्होंने उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करा है, किन्होंने उसके बिल्डिंग्स के लिए पैसा इकट्ठा करा है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन डिसाइड करा जाएगा। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action.
with our legal experts we will discuss and we'll wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. देखिए, अभी ये जजमेंट आया है, अभी मैंने भी जैसे आपकी तरह टीवी पर सुना है और इस जजमेंट को हम वेलकम करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तमाम ह्यूमिलिटी के साथ में। और आगे तो कोई भी चीज़ नहीं कही जा सकती जब तक कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा जाए, लेकिन इसको अगर हम दो जुमलों में बात करें, दो वाक्यों में, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम वेलकम करते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजों की बेंच जैसे कंटिन्यू वही करेगी, उस पर क्या? देखिए, वो सारे बहुत से लीगल इश्यूज हैं जिसको जब पूरा जजमेंट जब तक नहीं पढ़ा जाए और पूरा इतने बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो जब पूरा पढ़ लिया जाएगा तभी उसके बारे में कोई बात करने की पोजीशन हो सकती है। नहीं, इस वक्त अभी इस स्टेज में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी यही कह सकते हैं कि ये जजमेंट है और हमारे लिए खुशी की बात है। सर, एमयू के लिए माइनॉरिटी कैरेक्टर होना कितना मायने रखता है और क्या इससे क्या? नहीं, बहुत मायने रखता है। इसका एक तारीखी एक कैरेक्टर है, इसके एक बिजनेस से इसकी शुरुआत हुई यूनिवर्सिटी की, यानी सबसे पहले स्कूल से 1875 में, फिर उसके बाद 1877 में कॉलेज से, फिर 1920 में यूनिवर्सिटी। तो और एक इसका सिर्फ ताल्लुक जो है सिर्फ एक एजुकेशन से नहीं बल्कि कल्चर से भी है उसमें, और जाहिर है इसके बारे में यही कहा जा सकता है इसकी बहुत अहमियत है एएमयू में जितने भी लोग हैं उनके लिए, और उनको खुशी है इस बात की कि भाई ये जजमेंट आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर करती है। इस फैसले के सभी बिंदुओं पर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ये समीक्षा पूरी करने के बाद हम मीडिया के सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देने की स्थिति में होंगे। फिलहाल हम एएमयू के एकेडमिक एक्सेलेंस, नेशन बिल्डिंग और इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशिता की विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता को जारी रखें। वर्षों की लड़ाई है और आज पूरी हुई है। ये एमयू की सोच की लड़ाई है और एमयू की जो सोच है, एक लंबी सोच, आज उसकी जीत है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खुशी का इजहार आप देख सकते हैं जिस तरह से भीड़ उमड़ती जा रही है और धीरे धीरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बाबतियत गेट पे एक बड़ा हुजूम नजर आएगा जो कि इस बात की गवाही देगा कि जुडिशरी का जो फैसला है उसका खैर मकदम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं और ऐसे फैसलों का हर एक युवा खड़े होकर सलाम करता है, सलूट करता है और इस फैसले को खैर मकदम करते हुए बाहे भर के गले लगाने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, देख के आए सबको सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमयू अक़लियती इदारा होने का हकदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी मजहबी तबका इदारा कायम कर सकता है मगर मजहबी तबका इदारे का इंतज़ाम नहीं देख सकता। इदारे का क़याम सरकारी ज़ाब्तों के मुताबिक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आइन के आर्टिकल 30 के तहत अक़लियती दर्जे की हकदार है। अलीगढ़ से बीजेपी के एमपी सतीश गौतम ने इस मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे उम्मीद है गरीब बच्चों के भविष्य के लिए ये डिसीजन उच्चतम न्यायालय का बहुत अच्छा डिसीजन स्वागत योग्य आएगा, क्योंकि कभी भी सर्वोच्चतम न्यायालय ऐसा डिसीजन देता है जो समाज में लोग उसकी सराहना करें और समाज हमेशा उच्चतम न्यायालय की तरफ देखता है। आज जिस तरह से बीएचयू में, जेएनयू में केंद्र शासित पैसे से चलती हैं जो यूनिवर्सिटी, उसमें आरक्षण हर जगह लागू है, लेकिन एक कांग्रेस के मंत्री के द्वारा इसमें एक लेटर जारी कर दिया कि ये अल्पसंख्यक दर्जा यूनिवर्सिटी है, वो हो ही नहीं सकती। कोई भी केंद्र शासित से चलने वाली, पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा हो नहीं सकती। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन मेरे एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों को आरक्षण मिलेगा और मेरे गरीब परिवार के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो उस दिन मेरा खुशी का पल, मेरे जीवन का क्षण बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन स्वागत योग्य होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी और जज साहब का भी, सबका स्वागत योग्य होगा। अच्छा भी डिसीजन आएगा, जो मुझे उम्मीद है। जो भी डिसीजन होगा वो स्वागत योग्य होगा। एक भाषा को दूसरी भाषा से। झारखंड के सिमडेगा में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और उसके नजरियात ने मणिपुर को जलाया और आज तक वज़ीर आज़म ने वहां का दौरा नहीं किया। इसका मतलब है कि उन्होंने ये बात मान ली है कि मणिपुर नाम की कोई रियासत नहीं है। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं
जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं वो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया, आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बिहार के पटना में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि नफरत की सियासत ज़्यादा लंबी नहीं चलती, जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको आवाम सबक सिखाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ज़िमनी इलेक्शन में वो चारों सीट जीत रहे हैं और झारखंड में भी वो सरकार बनाने का काम करेंगे। ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं, और अब चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम करें। सर, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भाषण आ रहा है कि ये अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है, जिस तरीके से बोल रहा है, इसमें कोई फायदा। अयोध्या का रिजल्ट क्या है? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, और जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। जम्मू कश्मीर असेंबली में आर्टिकल 370 पर तहरीक मंजूर होने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। इसके बहाने बीजेपी को इंतखाबी इशू हाथ लग गया है। वज़ीर आज़म से लेकर मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला तक इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। महाराष्ट्र के शाला में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हम दफा 370 को वापस नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर असेंबली हल्के में एक इंतखाबी जलसे में कहा कि आर्टिकल 370 दहशतगर्दी की जड़ है। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 370 के वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है
भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, 370 का विषय आज का नहीं है, ये जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से है और एक बहुत बड़ी ऐसी कमी उस समय के लोगों ने छोड़ दी थी। उनके कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं, किसके कारण से वह क्या हुआ, लेकिन देश भर में एक मांग थी कि 370 को खत्म किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर को देश का एक अभिन्न हिस्सा जैसे बाकी प्रदेश है वैसा ही बनाया जा सके। उस काम को देश की सरकार ने उसको तय कर दिया कि 370 को एब्रोगेट कर दिया, समाप्त कर दिया है। अब इस देश में कोई ऐसी व्यक्ति, संगठन, कोई सरकार या कोई पार्टी, कोई ऐसा मंसूबा सफल नहीं होने दिया जाएगा जिसको 370 को खत्म करने की बात की जाएगी। एक मांग उनकी जो थी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो देने की बात सरकार ने कह दी कि उसको पूरा दर्जा दिया जाएगा। 370 की वापसी आने का किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं। बीजेपी की हमख्याल पार्टियों के लीडरान भी 370 की मुखालफत में बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना के लीडर संजय निरुपम ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला 370 के नाम पर सिर्फ सियासत करेंगे, इसे वापस नाफिज नहीं कर सकते। भारतीय संविधान की धारा 370 पिछले 70 वर्षों से हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के गले में फांस की तरह अटकी हुई थी। उसे बहुत ही कामयाबी के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भारतीय संविधान से निकाला और इसका स्वागत पूरे देश ने किया, देश के नागरिकों ने किया, कश्मीर ने भी किया। कश्मीर के कुछ लोग जो 370 के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हैं, उनको इस पर ऐतराज था और उन्हीं लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस मुद्दे के ऊपर कोई प्रस्ताव पेश किया जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। ये जो विरोध है, जब जब वो 370 को वापस लाने की बात करेंगे तब तब पूरे हिंदुस्तान में बहुत जोरदार तरीके से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जीते जी वो 370 वापस लाने का समर्थन नहीं होने देंगे और कभी लाने नहीं देंगे। ये बात सही है और मैं आगे चलकर ये भी कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में भी दम नहीं है कि वापस 370 भारतीय संविधान से जोड़ने का प्रयत्न कर ले। तो उसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ पूरा देश, पूरे देश के जनमानस कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और फारूक अब्दुल्ला वगैरह टाइप के जो लोग हैं, उमर अब्दुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो 370 के नाम पे बस राजनीति करेंगे, उसको वापस संविधान से जोड़ने की ताकत या उनकी वक्तियत नहीं है। आम आदमी पार्टी के देश भर के आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कारकुनान और हामियों के नाम वीडियो पैगाम जारी किया है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में वो सबसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में पार्टी मुश्किल दौर से गुजरी है। उसे तोड़ने और खरीदने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं टूटे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कारकुनान पहले से ज्यादा ताकत और जुनून के साथ एक कुनबा बन गए हैं। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कई दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का। जेल से बाहर आने के बाद कई बार सोचा भी कि आपसे बात करूं। कई कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला, कुछ से मिल भी नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं।
पिछले 2 साल में सबसे कठिन दौर से गुजरे हम, पर कहते हैं ना, भगवान कठिनाइयां भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देता है, उनकी परीक्षा लेता है। इतिहास में कितनी कहानियां पढ़ी होंगी आपने। राजा हरिश्चंद्र को तो कितनी कठिन परीक्षा ली थी भगवान ने उनकी। भगवान कठिनाइयां भेज के आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करता है। भगवान जब बहुत बड़ी कठिनाइयां भेजता है ना, तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान आपसे आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है। इसलिए हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनका बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। मैं जब कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उनकी आंखों में जो नमी होती है, उनके मन में जो मेरे प्रति प्यार होता है, उसे देख के भाव विभोर हो जाता हूं। उनके चेहरे की दृढ़ता आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का हौसला बयां करती है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे और आपके इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हमें अपने इस रिश्ते को अपनी ताकत बनाना है। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आजादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है। लोगों ने पहली बार राजनीति में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है। 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का झोंका है। इसे आगे बढ़ाना है। दिल्ली में हुए कामों को रुकने नहीं देना, इन्हें आगे बढ़ाना है। अभी और बहुत काम करने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है। इस उम्मीद को कायम रखना है, इसे और आगे बढ़ाना है। जरूरत पड़ने पर देश के लिए तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान करने की तैयारी रखो। दिल्ली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ। दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आके अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ कुछ महीने रहने के लिए इंतजाम कर लो। दिल्ली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनावों में लग जाओ। यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रतिदिन या कुछ घंटे हर हफ्ते दे दो। वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से ही हर रोज कुछ घंटे दे दो। आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे। और हां, जब भी कभी कमजोरी महसूस हो, किसी तरह की निराशा मन में आए या किसी पे गुस्सा आए, तो मन ही मन राम का नाम ले लेना। राम के नाम में बहुत ताकत है। देखना तुरंत शांति महसूस होगी। जो कार्यकर्ता अन्य धर्मों के हैं वो अपने अपने भगवान, अल्लाह या जिन पे भी उनकी श्रद्धा हो, उनका नाम ले लेना। जब मैं जेल में था तो मैंने बाबा साहब के जीवन और उनके संघर्षों पे काफी अध्ययन किया। आज उनके लिए मेरे दिल में जो भाव उमड़ रहे हैं, मैं उन्हें व्यक्त करना चाहता हूं। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी, ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत आपकी होगी।
भगवान आप सबको माता के एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताइए भाई। कांग्रेस की एक माह तक चलने वाली दिल्ली न्याय यात्रा राजघाट से शुरू हो गई है। इस यात्रा के जरिए पार्टी शहर में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस दिल्ली के मकामी इशूज को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह है कि अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में असेंबली इलेक्शन होने हैं। इस यात्रा में पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत सीनियर कांग्रेस लीडर शामिल होंगे। दिल्ली न्याय यात्रा आने वाली 70 की 70 विधानसभाओं में पहुंचेगी। उसकी शुरुआत आज राजघाट से हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने ये महसूस किया कि दिल्ली की इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया जाए और जो आदरणीय बापू महात्मा गांधी का जो दिखा हुआ एक रास्ता है कि स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। लिहाजा हम छठ के इस घाट पर आए हैं जो ITO में स्थित है। यहाँ पर एक टोकन स्वरूप हमने सफाई का काम किया है। आज सभी यात्री यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी प्रकार की सफाई और इस तरीके से हम लोगों के बीच में पहुँचेंगे, लोगों के दुख और दर्द जानने की कोशिश करेंगे और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित ही आज यहाँ पर हम आए हैं इस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है वो इस घाट की साफ सफाई का कार्य करेंगे। अगर उन्होंने अभी भी इनकी सोती हुई नींद नहीं जगी तो यात्रा के पश्चात हम पूरे इस क्षेत्र को साफ करने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सोपोर में सिक्योरिटी दस्तों के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। मारे गए दहशतगर्दों के पास से भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सोपोर की SSP दिव्या डी ने ये जानकारी दी। कल रात को सोपोर के सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट है 2 टेररिस्ट के बारे में सगीपोरा सोपोर इलाके में। तो हमने तुरंत जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उस वक्त टेररिस्ट ने फायर उन्होंने खोले थे, तो तब ऑपरेशन शुरू हुआ था। फिर हमने रातों रात पूरे सिविलियंस को बहुत सेफ तरीके से इवैक्यूएट किया। फिर अब तक ऑपरेशन चल रही थी। ऑपरेशन के एंड पे 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका आइडेंटिटी हम अब पता कर रहे हैं। बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवरी हुआ है, तो वो हम बताएंगे आपको। अभी सर्च चल रही है। तालिबान अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। तालिबान ने दहशतगर्दों की फहरिस्त से उनका नाम हटाए जाने का मुतालबा किया है। सऊदी अरब के अल जौफ इलाके में तारीख में पहली बार जोरदार बर्फबारी हुई, जिसने रेगिस्तानी इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। ये नज़ारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस इलाके में पहले तेज बारिश हुई, उसके बाद ओले गिरे और बाद में बर्फबारी हुई। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम